हेलो। आज हम लोग न्यू एक्ट पढ़ने चल रहे हैं। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। देखिए, ये एक्ट बताता है, ये जनरली एक्ट है जो वुमेन है उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ठीक है, किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, वैसे भी महिलाओं को पहले कहीं भी काम करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगर वो काम करने गई तो वहाँ पे उनको सही से काम ना कर पाए तो इस तरीके की हरकतें की गई जिससे कि वो सही से काम ना कर सकें। ठीक है, तो समझा गया कि इस तरीके की जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वुमेंस का पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे, तो कैसे उसको टैकल किया जाए, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक्ट है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। आईपीसी में सेक्शन जानते हैं 354 ए था, अब ये 75 हो गया है बीएनएस में। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, पहले देखते हैं वो किन किन चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। ठीक है, नॉर्मली हर एक्ट में होता है प्रिलिमिनरी है। फिर चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। मतलब भाई, अब यहाँ पे किसी तरह का हैरेसमेंट होगा तो उसकी शिकायत की जाएगी। अब शिकायत यानी कंप्लेंट करी जाएगी, तो उसके लिए कुछ कंप्लेंट कमेटी टाइप की होगी। तो सेकेंड चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पे कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 3 क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी यानी ऐसी वुमेन जो ऐसी जगह काम करती हो वहाँ पे कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ना हो, तो वो कहाँ कंप्लेन करेगी? लोकल कंप्लेंट कमेटी में। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 बता रहा है। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा है कंप्लेंट। आखिर कंप्लेंट कैसे होगी, क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, किस तरीके से उसकी इंक्वायरी होगी, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 5 बता रहा है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, कैसे इंक्वायरी करी जाएगी, क्या रिपोर्ट दी जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर 5 बता रहा है। फिर इसके बाद चैप्टर 6 है हमारे ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। जो वुमेन है, अगर किसी वो एम्प्लॉय है किसी जगह किसी ऑफिस में, तो उसके एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, यानी उसका जो हेड है, जहाँ पे वो लेडी जो वुमेन एम्प्लॉय है, तो वहाँ के एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो चैप्टर 6 बता रहा है। चैप्टर 7 क्या बता रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो इसकी ड्यूटीज़ और पावर्स क्या हैं। ठीक है, चैप्टर 8 मिसलेनियस है। ठीक है, तो हम समझ इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? 30 सेक्शंस हैं और चैप्टर टोटल 8 हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्ट पे आते हैं। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। एक्ट नंबर 14 है 2013 का। इनैक्टमेंट है 22 अप्रैल 2013 का। ठीक है, इसी जगह आप ध्यान रखिएगा, इसका इन्फोर्समेंट क्या है? 9 दिसंबर 2013। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रीएम्बल क्या बोलता है। एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एक्ट किस लिए है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। किसको? एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? वुमेन को अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के एट वर्क प्लेस। कहाँ पे? वर्क प्लेस, जहाँ पे वो महिला काम कर रही होगी वहाँ पे। एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिडर्सल ऑफ कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट होंगी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, उनको रिड्रेस कैसे किया जाएगा और सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट किस हिसाब से किया जाएगा और वुमेन को प्रोटेक्ट किस हिसाब से किया जाएगा, ये बताया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के हिसाब से स्टेट यानी जो हमारा स्टेट के पास ये राइट है कि वो वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल एक्ट बना सकती है। ठीक है,
उसके लिए ये एक्ट बना हुआ है, स्पेशली वुमेन के लिए, ठीक है। Whereas sexual harassment results in violation of fundamental rights of a woman to equality under Article 14 and 15 of the Constitution, and her right to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. सीधे सीधे ये बोल रहा है आर्टिकल 14, 15 और 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर किसी को एक राइट देता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस में एक सेफ एनवायरनमेंट मिला रहा है, ठीक है, उसके रेफरेंस में बात कर रहा है, ठीक है। राइट टू लाइफ, टू लिव विद द डिग्निटी, ठीक है। अगर कोई महिला कहीं काम कर रही है तो अपने हिसाब से फुल डिग्निटी में काम कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 1 पे, प्रिलिमिनरी। सब सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट हर जगह लागू होता है, एनफोर्समेंट बता दिया 9 दिसंबर 2013 से। डेफिनीशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे आते हैं, डेफिनीशन। क्लॉज ए, एग्रीव्ड वुमेन, सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एग्रीव्ड वुमेन कौन है? ऐसी वुमेन जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है इस एक्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी वुमेन जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ, यानी विक्टिम जो वुमेन है, कौन विक्टिम वुमेन है, यानी एग्रीव्ड वुमेन मीन्स फर्स्ट इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस a woman of any age whether employed or not who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। क्या बोल रहा है? इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, कहाँ पे? जहाँ पे वो महिला काम करती है, ठीक है, जहाँ पे वो महिला काम करती, अ वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो या ना हो, वो महिला किसी भी एज की हो, चाहे एम्प्लॉयड हो या ना हो, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड, जो एलिगेशन लगा रही है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। किसने किया है? रेस्पोंडेंट ने किया है, ठीक है। एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी? इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, जहाँ पे वो महिला काम करती है, भले वहाँ पे एम्प्लॉयड हो या ना हो। अगर किसी ने एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि तुम्हें ये काम करना है, वो उसका वर्क प्लेस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। वुमेन ऑफ एनी एज, ध्यान रखिएगा, किसी भी एज की हो सकती है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, लेकिन उसने एलिगेशन लगाया है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, और किसने किया? रिस्पोंडेंट ने किया है। सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। इन रिलेशन टू ड्वेलिंग हाउस, अच्छा, अब घर में भी हो सकता है, कैसे? इन रिलेशन टू ड्वेलिंग place or house a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं, किसी का घर है, वहाँ पे कोई मेड आती है, काम करती है, ठीक है, लेकिन वो वर्क प्लेस तो नहीं माना जाएगा, एक रहने का घर है। हो सकता है वो मेड उसी घर में रहती भी हो, उसके लिए कोई सेपरेट रूम हो जहाँ पे वो रहती हो, फिर दिन भर काम करती हो उसी घर में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उसके साथ में कुछ इस तरीके का हैरेसमेंट होता है, ठीक है, तो उस रेफरेंस में ये सब क्लॉज टू बोल रहा है। इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे वो रह रही है, कोई घर है, अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज़ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है, ध्यान रखिएगा, वो वहाँ पे रह रही है लेकिन काम करती है, इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ठीक है। क्लॉज भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लॉज ई, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर कौन है? मीन्स अ वुमेन हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रेमुनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी on a temporary, permanent, part-time or full-time basis but does not include any member of the family of the employer। क्लॉज ई को कैसे समझते? क्लॉज ई बता रहे डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक महिला है, वो किसी घर में एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसी घर में रह रही है, उसी घर में काम कर रही है, ठीक है। उसको किस तरह का रेमुनरेशन मिलता है? या तो पैसे मिलते हैं, रेमुनरेशन किस रेफरेंस में मिलता है? या तो पैसे मिलते हैं या काइंड, या तो उसको रहने के लिए जगह दी जाती है।
ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, या तो वहाँ काम कैसे कर रही है, डायरेक्टली उसके घर में आई थी कि साहब हमको काम दे दो, या किसी एजेंसी ने उसको भेजा था कि जाओ उनके यहाँ, साहब के यहाँ ये नौकरी है, तुम्हें घर का काम करना है, किसी एजेंसी ने उसको भेजा था। ऑन अ टेम्परेरी, यानी कुछ समय के लिए भेजा था कि 1 महीना काम करना है तो, या परमानेंटली रही है वहाँ पे काम कर रही काफ़ी सालों से, या पार्ट टाइम होता नहीं है 3 बजे, कभी कभी किसी टाइम पे आएंगे, सुबह आएंगे शाम को आएगी, डोमेस्टिक वर्कर काम करेगी चली जाएगी, या फुल टाइम बेसिस पूरे ही टाइम वहीं रहेगी। बट डज नॉट इंक्लूड एनी फैमिली, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ये नहीं कि यहाँ पे फैमिली मेंबर जो होगी वुमेन वो नहीं होगी, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है यानी जिसने उसको काम दिया है, उसकी फैमिली वाला यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो जिसको रेमुनरेशन दिया जा रहा है और जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, यानी ये नहीं माना जाएगा कि एक महिला अपने घर में ही काम कर रही है वो भी डोमेस्टिक वर्कर हो, नहीं नहीं, उन पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, उनके लिए हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो अलग चीज़ है। ठीक है, क्लॉज एफ डील करते हैं, क्लॉज एफ देखते हैं क्या है। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई क्या होता है, ठीक है, कर्मचारी जिसको बोलते हैं। क्लॉज एफ एम्प्लॉई मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है काम करने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी जगह जहाँ पे काम होता है, फॉर एनी वर्क, किसी भी तरह का काम, ऑन रेगुलर बेसिस, टेम्परेरी बेसिस, एडहॉक बेसिस और डेली वेजेस बेसिस, ईदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, including a contractor with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied, and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice, or called by any other such name। बहुत वाइड डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, सीधा सीधा इतना ध्यान रखिए। कर्मचारी यानी एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉय वो होगा जो किसी जगह पे काम करता है, चाहे रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा हो, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा हो, या किसी एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा हो, या डेली वेजेस, यानी सुबह आता है शाम को जाता है अपना पैसा लेता है जैसे मज़दूर लोग करते हैं। ईदर डायरेक्टली, या तो किसी एजेंट के थ्रू आया हो काम करने पे लगा हो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसे काम दिलाया गया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको, वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट, उसको रेमुनरेशन मिल रहा हो या कुछ और चीज़ें किसी तरह का काइंड मिल रहा हो। ठीक है, चाहे वॉलेंटरी बेसिस पे काम कर रहा हो, चाहे खुद से काम कर रहा हो, या किसी तरह से काम करवाया जा रहा हो। ठीक है, इसमें को वर्कर भी आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आएंगे। ठीक है, हर तरीके के लोग आएंगे। जैसे होता नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्रेंटिसशिप रखे जाते हैं, तो अप्रेंटिस भी जो होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं। ठीक है, ट्रेनी होंगे, प्रोबेशनर उनको कहते हैं जो शुरुआत में कुछ सालों तक काम करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे जिन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय की बहुत वाइड डेफिनेशन है, इस क्लॉज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लॉज जी, एम्प्लॉयर क्या होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब इन रेफरेंस, मतलब कि वहाँ पे हेड कौन है। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब जिसने एम्प्लॉय को काम दिया है। ठीक है, क्लॉज 1 देखते हैं। इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। आप इतना इतना ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर का मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्लॉज एम, रेस्पोंडेंट। ठीक है, मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम द एग्रीव्ड वुमेन हैज़ मेड अ कंप्लेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट किसको बोला जाएगा, रिस्पोंडेंट वो होगा एक तरीके से एक्यूज्ड समझिए। ठीक है, एक्यूज मतलब रिस्पोंडेंट। क्लॉज याद रखिए, क्लॉज एम। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्लॉज एन। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, नेमली। अब हम लोग ये एक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये एक्ट
का मेन पर्पस क्या है? एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना एट वर्क प्लेस। ये एक्ट किस लिए बनाया गया था ये जानते कि एक रेफरेंस में बहुत पहले एक केस हुआ था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, वहाँ पे एक वुमेन के साथ में ड्यूरिंग मतलब जब वो किसी काम पे गई थी, ठीक है, पब्लिक डीलिंग में, उसके साथ में एक हीनियस क्राइम हुआ। ठीक है, जब वहाँ उसका इस तरीके का ऑफेंस उसके अगेंस्ट में हुआ और उसके बाद में जब कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया तो देखा कि बहुत इस तरीके के केस बहुत जगह हो रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी, विशाखा गाइडलाइंस को जिसके नाम से बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो विशाखा गाइडलाइंस बनी तो उसके रेफरेंस में ये एक्ट को डील किया गया, इस एक्ट को इनैक्ट किया गया। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लॉज एन सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर। सेक्सुअल हैरेसमेंट्स क्या होता है? एक तरीके के अनवेलकम एक्ट्स या बिहेवियर, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, नेमली या तो डायरेक्टली किसी तरह की हरकतें किया या किसी के थ्रू इनडायरेक्टली किया। क्या क्या किया? फर्स्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, मतलब किसी तरीके से छूने की कोशिश या किसी तरह के अनवेलकम होता है ना कि मतलब पता लग जाता है किस इंटेंशन से छू रहा। आ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, किसी तरह के सेक्सुअल फेवर की रिक्वेस्ट किया या डिमांड किया। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, मतलब किस तरीके के मतलब होता है ना कि हरकतें करना। ठीक है, तो वो शोइंग पोर्नोग्राफी, किसी तरह की मूवी गलत दिखा रहा है। प्लॉजिबल एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, किसी तरह का फिजिकली या किसी तरह बोल करके या किसी कंडक्ट के थ्रू इस तरीके का हरकत, इस तरीके का कंडक्ट शो कर रहा है कि जो एक सेक्सुअल नेचर का हो। ठीक है, वो सभी चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएंगी। ठीक है, 75 में, सेक्शन 75 BNS में सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया हुआ है। क्लॉज ओ, वर्क प्लेस क्या होगा? ठीक है, वर्क प्लेस किसे कहते हैं? वर्क प्लेस ध्यान रखिएगा हर जगह जहाँ पे भी वो महिला काम करती है वो वर्क प्लेस कहलाएगा। ठीक है, बहुत वाइड डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। बता देता हूँ, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, किसी तरह का प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स हो, स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस हो, ड्वेलिंग हाउस या में भी अगर वो कोई वर्क प्लेस अगर कोई महिला काम कर रही है तो वो भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लॉज पी ये पूछा जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस मीन्स एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स or self-employed workers and engage in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज पी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कहलाएगा जहाँ पर उस डिपार्टमेंट में, उस सेक्टर में काम करने वालों की संख्या कितनी है, वर्कर्स की संख्या कितनी है? 10 से कम है। द नंबर ऑफ सच वर्कर्स इज लेस देन 10। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, क्लॉज पी में बताया गया। अब सेक्शन 3 पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट को। ठीक है, सबसेक्शन 1, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एक महिला जहाँ पे काम कर रही है उसके साथ में बिल्कुल भी किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोला? द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है कि ये चीज़ें करी जाएंगी जो सब क्लॉज 1 से लेकर के 5 तक हैं, तो क्या माना जाएगा? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस, इम्प्लाइडली बोल दिया था कि हाँ ऐसा, एक्सप्लिसिटली या किसी तरीके का उसको कहा गया था कि प्रॉमिस किया गया था। ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, तुम काम करोगी
तो अच्छी तरीके से तुम्हें किसी कोई भी तरह की परेशानी नहीं होनी दी जाएगी, इस तरीके का प्रॉमिस किया है। ठीक है। सब क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है? थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी नौकरी को ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें अगर बोला है तो थ्रेट दिया जा रहा है ना एक तरीके का, तो थ्रेट देगा तो भी माना जाएगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ठीक है। सब क्लॉज थर्ड क्या बोला है? थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये जैसे होता है जनरल, क्या कहते हैं, वर्क प्लेसेस पे कि क्या कहते हैं, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूंगा या आगे किसी भी और नौकरी में नहीं रहने दूंगा। इस तरीके की धमकी, एक थ्रेट, वो भी क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है। सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है? इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, किसी तरह का वो काम कर रही है उसके वर्क के बीच में इंटरफेरेंस ला देना या किसी तरह की सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देना जिससे वो अपना काम सही से ना कर सके, या एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है कि जो उसके वो वर्क कर ही ना पाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सब क्लॉज 5 क्या बोले? ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, इस तरीके का ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, बेइज्जती करी जा रही है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही है, उसकी जो सेफ्टी है, ठीक है, वो अफेक्ट कर रही है, तो वो भी क्या माना जाएगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। ठीक है। आप लोग जानते हैं ना कि क्या कहते हैं, जनरली वो भी ऑनलाइन हैरेसमेंट्स भी होते हैं, कि क्या कहते हैं, होता नहीं, ऑनलाइन हैरेसमेंट में ट्रोलिंग कर देते हैं या साइबर स्टॉकिंग करते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं। ठीक है, या कैरेक्टर एसेसिनेशंस भी होता है कभी कभार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कहते हैं? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं। ठीक है। 2017 में क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो ऑनलाइन शिकायत करने के लिए बनवाया, मतलब स्टार्ट किया था, वो भी ध्यान रखिएगा, जिसको शी बॉक्स बोलते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम होता है जिसमें भी तुरंत ही क्या कहते हैं, जो इस तरीके की कंप्लेंट होती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली, उनको डील किया जाता है। ठीक है, तो शी बॉक्स आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ठीक है, सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। सबसेक्शन 1 एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस, मतलब एवरी एम्प्लॉयर, मतलब जो किसी भी वर्क प्लेस का जो सबसे हेड है। ठीक है, जिसके अंडर में सभी लोग वर्क कर रहे हैं, जो हेड है, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या जो है वो 10 से ज़्यादा है, इतना ध्यान रखिएगा। जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनकी संख्या 10 से ज़्यादा है, और जो वहाँ का एम्प्लॉयर है, जो हेड है, वो वहाँ पे इन राइटिंग क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमेटी। किस पर्पस के लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो उस कमेटी का नाम क्या होगा? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ठीक है, मानिए कि एक कंपनी है जिसका जो मालिक है, हेड है, वो ए है, और उस कंपनी में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग यानी 10 से ज़्यादा वर्क करते हैं, 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा वर्क करते हैं। तो वहाँ इन राइटिंग जो ए है अपनी कंपनी में क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक कमेटी, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कहलाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units or offices.
प्रोविजो ये बोल रहा है कि वो कंपनी जो एक ही कंपनी है उसके बहुत जगह ब्रांच हैं, ठीक है, तो हर ब्रांच में क्या कहते हैं वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, बस इतना बोल रहा है प्रोविजो। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द इंटरनल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। अब हमारे केस में जो कंपनी है उसका जो एम्प्लॉयर है वो ए है, ठीक है, अब ए जो है किन किन लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाएगा वो बता रहा है। क्लॉज ए बोला, अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमेन एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज़। क्लॉज ए में क्या बोल रहा है, उस कंपनी में जो एम्प्लॉयर है ए, वो वहाँ की जो काम करने वाली जो सीनियर लेवल की जो लेडी होगी, वुमेन होगी, उसको उस कमेटी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट in case a senior level woman employee is not available, the presiding officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in subsection 1। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई अब कंपनी जो एक ही कंपनी है, अब वहाँ पे कोई सीनियर लेवल की वुमेन नहीं है, लेकिन अगर उस कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच है वहाँ पे कोई सीनियर वुमेन है, जो सीनियर लेवल की वुमेन है जो एम्प्लॉई है वहाँ की, तो उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको क्या बनाया जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वुमेन को ही बनाया जाएगा, ठीक है, जो वहाँ काफ़ी दिनों से वर्क कर रही हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय, the presiding officer shall nominated from any other workplace of same employer or other department or organization। क्या बोल रहा है कि अगर और भी जगह पे नहीं है, सीनियर लेवल की एम्प्लॉय जो है वो नहीं है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किसको किया जाएगा, कहीं किसी और एम्प्लॉयर, ठीक है, फॉर द सेम, मतलब उसी एम्प्लॉयर के किसी और डिपार्टमेंट में कोई सीनियर लेवल की वुमेन ऑफिसर होगी तो उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 2 members फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉयज़ प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। क्या बता रहा है, पहले तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी वुमेन, उसके बाद कम से कम 2 मेंबर और होंगे, ठीक है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ का, सोशल वर्क का, और लीगल नॉलेज होगी उनके पास, ठीक है, वो 2 और मेंबर बनाए जाएंगे। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, 1 member फ्रॉम अमंगस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्शुअल हैरेसमेंट। क्या बोल रहा है, 1 member फ्रॉम अमंगस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एक मेंबर कहाँ का होगा, किसी एनजीओ का या किसी एसोसिएशन का, कॉज वुमेन और पर्सन फैमिलियर विद, जो इस चीज़ से फैमिलियर है, किस तरह के इश्यूज से, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे अवेयर अगर कोई और वुमेन है, ठीक है, तो वो भी मेंबर बनाई जाएगी, किसमें से, बाकी 2 लोगों में से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। अब एक और चीज़ बता रहा है कि कम से कम आधे लोग जो होंगे वो क्या होंगे, वुमेन होंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वुमेन है, ठीक है, नॉट लेस देन 2 members फ्रॉम अमंगस्ट, मतलब उनमें से 2 एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनके पास लीगल नॉलेज होनी चाहिए, 1 member किसी एनजीओ का बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के इशू से रिलेटेड है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 ये टोटल हो गया, और एक ये 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इन 4 लोगों में से कम हाफ लोग क्या होने चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, टोटल जितने भी मेंबर हों, हो सकता हो ज़्यादा भी हों, लेकिन मिनिमम इतने होने ही चाहिए, तो उसमें से हाफ लोग यानी आधे लोग वुमेन होनी चाहिए। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है,
द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी shall hold office for such period not exceeding 3 years. Will 3 years from the date of their nomination as may be specified by the employer. जो एम्प्लॉयर होगा उसने जिस डेट को नॉमिनेट किया उस दिन से 3 साल तक, ठीक है, वो लोग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अदर मेंबर्स हैं वो इंटरनल कमेटी के ऑफिस को होल्ड करेंगे, 3 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द NGOs और एसोसिएशन शैल बी पेड सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनल कमिटी बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लॉज सी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक मेंबर कहाँ का, NGO का होगा, ठीक है, उसको जो एम्प्लॉयर होगा फुल क्या कहते हैं फीस और अलाउंसेस जो भी होगा वो देगा, ये बता रहा है सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 5 क्या बोला? वेयर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी ए क्लॉज ए कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या इंटरनल कमेटी के जो मेंबर होंगे सेक्शन 16 के प्रोविजन को इन्फ्रिंज करेंगे, कंट्रावीन करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तब क्लॉज बी हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और इंक्वायरी इनटू ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई किसी तरह की कंप्लेन है, ठीक है, क्लॉज सी ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं किसी तरह की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, तब क्लॉज डी हैज़ सो अब्यूज हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब सच प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर एज अ केस में बी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमेटी। ये क्लॉज A, B, C, D में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर उनको कमेटी से रिमूव्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड और एनी कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। जब वो वैकेंसी हो जाएगी तो जैसा इस हिसाब से दिया था सब सेक्शन 2 के हिसाब से फिर से वो वैकेंसी को फिल किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 5 नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटमेंट होगा, कैसे होगा? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, may notify a district magistrate or additional district magistrate or a collector or deputy collector as a district officer for every district to exercise powers or discharge functions under this act। ये किस लिए बनाया जा रहा? अभी आप पूछेंगे पहले तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी थी, अभी लोकल कंप्लेंट कमेटी क्यों है? लोकल कंप्लेंट कमेटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहाँ पे उस जो वर्क प्लेस था वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 से कम थी, तो वहाँ 10 से कम थी तो वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। या ऐसे वर्क प्लेस जहाँ पे वो कोई मेड है, वो घर में काम करी, उसके साथ में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकती, उसके लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, ठीक है। सेक्शन 5 बोला है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ADM को, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना सकती है, जो इस एक्ट के तहत अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करे, पावर को डिस्चार्ज करे, ठीक है। सेक्शन 6 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। देखिए वही बता रहा है लोकल कमेटी क्यों बनाई गई है। सब सेक्शन में एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न अ कमेटी टू बी नोन एज द लोकल कमेटी टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ, कौन सी कंप्लेंट्स को रिसीव करने के लिए? Sexual harassment from establishment where the internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself। देखिए यहाँ पे अगर जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी, अगर वहाँ का एम्प्लॉयर ही ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ जाएगी भाई? वहाँ तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में तो जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो एम्प्लॉयर है, वहाँ का वो ओनर है। तो उसकी जो अगर किसी एम्प्लॉयर ने अगर ऐसी हरकत करी तो उसकी जो कंप्लेंट करनी है तो हम किसको करेंगे? लोकल कमेटी को करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट वेयर द इंटरनल कमेटी हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जहाँ इंटरनल कमेटी नहीं बनी है, क्यों? क्योंकि 10 से कम वर्कर्स थे वहाँ पे
ठीक है, इस वजह से लोकल कमेटी में उसकी शिकायत होगी, या जहाँ एम्प्लॉयर खुद ही क्या कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है उसी के अगेंस्ट में क्या कहते हैं कंप्लेंट लानी है, तभी लोकल कमेटी में जाएगी। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका एंड तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरिया एंड वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। क्या बोल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, जो कि हमारे केस में क्या कहते हैं डीएम या एडीएम जो भी हो, वो हर तहसील ब्लॉक हर जगह एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को डेजिग्नेट करेंगे जो नोडल ऑफिसर कहलाएगा, और वो उस जगह की, उस ब्लॉक की, उस तहसील की, उस तालुके की जो भी इस तरीके की कंप्लेन होंगी वो रिसीव करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कितने दिनों के भीतर में, 7 दिनों के भीतर में। ठीक है, लोकल कमेटी को फॉरवर्ड करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कितने दिनों फॉरवर्ड करेगा, 7 days में। ठीक है, सब सेक्शन 3 क्या बता रहा है, द जुडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। अब जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा उस लोकल कमेटी का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, कंपोजिशन टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। अब जो लोकल कमेटी बनी है सेक्शन 6 में, उसका क्या टेन्योर होगा, क्या कंडीशंस होंगी, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, सब सेक्शन 1, द लोकल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेन हेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको किसको नॉमिनेट करेगा लोकल कमेटी में। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किन किन मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, तो क्लॉज ए में बोला है चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं एक चेयरपर्सन को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, एक एमिनेंट वुमेन होगी, मतलब वुमेन को बनाया जाएगा जो कि एक सोशल वर्कर हो। ठीक है, या उन्होंने ऐसे बहुत सारी सिचुएशन डील करी हो जो वुमेन से रिलेटेड हो। ठीक है, क्लॉज बी क्या बोल रहा है, वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील और म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये भी एक दूसरा जो मेंबर होगा वो भी एक वुमेन होगी जो कि एक तरीके की काम कर रही हो, मेनली क्या कहते हैं सोशल वर्कर ही हो। ठीक है, उस ब्लॉक या उस तहसील में, किसी तहसील में। ठीक है, फिर क्लॉज सी बोलते हैं टू मेंबर्स ऑफ होम एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स सच एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन और पर्सन फैमिलियर विद इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, 2 मेंबर्स और बनाए जाएंगे जिसमें से एक वुमेन होगी जो किसी एनजीओ से हों और जिन्होंने इस तरीके के काम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं उनसे फैमिलियर हो। ठीक है, तो पहले तो चेयरपर्सन एक हो गई, एक वुमेन और हो गई जो उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हो। ठीक है, 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें से 1 एटलीस्ट वुमेन हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ नॉमिनीज शुड प्रिफरेबली हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। क्लॉज सी में जो 2 मेंबर बनाए जाएंगे जिनमें से एक वुमेन होगी, उसमें से एक व्यक्ति, उन दोनों में से कोई एटलीस्ट 1 क्या हो, उनका जो बैकग्राउंड वो लॉ या लीगल नॉलेज का हो। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी व वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST और अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लॉज सी में जो क्या कहते हैं 2 मेंबर्स हैं उनमें से एटलीस्ट क्या कहते हैं कोई एक SC ST वुमेन भी हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस की वुमेन भी हो। ठीक है, ये बता रहा है। क्लॉज डी क्या बोल रहा है, द कंसर्न्ड ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर ऑफ अ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक जो बोल रहा है कि जो ऑफिसर हैं इस कमेटी में जो बनेगी एक और मेंबर बनाया जाए जिसको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाएगा। वो एक्चुअली किससे रिलेटेड हो, सोशल वेलफेयर से या वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो किसी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, कितने टोटल हो गए, एक चेयरपर्सन हो गया, एक मेंबर वुमेन हो गई और 2 अदर मेंबर्स हो गए और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5 लोग। ठीक है, टोटल यानी 1 इसमें चेयरपर्सन, 1 मेंबर
अदर 2 मेंबर और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक्शन 8 ग्रांट्स एंड ऑडिट की बात कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 कंप्लेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 9 कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट क्या होगी वो बताया जा रहा है, कैसे कंप्लेंट होगी, करी जाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 1 एनी एग्रीव्ड वुमेन, यानी जो विक्टिम वुमेन है, मे मेक इन राइटिंग अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमेटी इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जहाँ पे इंटरनल कमेटी है जिस वर्क प्लेस पे, वहाँ पे इन राइटिंग कंप्लेंट करेगी वो वुमन जिसके अगेंस्ट में ऐसा ऑफेंस हुआ है इस एक्ट में, ठीक है। अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो लोकल कमेटी में, इन केस इट इज़ नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर इंटरनल कमेटी नहीं है तो लोकल कमेटी में करेगी। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी 1 जनवरी को हुआ है तो 3 महीने के अंदर, यानी 31 मार्च तक माना जाएगा कि वो उसको कंप्लेंट करनी है। एंड इन केसेस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट, ठीक है। जिस दिन ऑफेंस हुआ है उससे 3 महीने के अंदर उसकी कंप्लेंट करनी होगी। अगर वो ऑफेंस सीरीज में होता आ रहा है तो लास्ट इंसिडेंट जब का होगा उससे 3 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, जहाँ पे इन राइटिंग नहीं करी जाए, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू वुमेन फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग। अगर बाई चांस माना जाए कि वो वुमेन ने राइटिंग में नहीं लिख के दी कंप्लेंट, तो क्या होगा, तो जो लोकल कमेटी के चेयरपर्सन या मेंबर्स होंगे या इंटरनल कमेटी के मेंबर्स होंगे वो पूरा असिस्टेंस देंगे उस वुमेन को कि वो इन राइटिंग में कंप्लेंट लिख के दे। ये किस केस में हो सकता है, अगर कोई मेड है, ठीक है, वो कहीं किसी के घर में काम कर रही है मेड का, ठीक है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो उस रेफरेंस में ये बात बोली गई है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंटरनल कमेटी और एज द केस में बी द लोकल कमेटी में for the reasons to be recorded in writing extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period। ये किस रेफरेंस में लिखा गया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, फिर से पढ़िए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंटरनल कमेटी और एज द केस में बी लोकल कमेटी में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो, महिला जिस कंपनी में काम कर रही थी, अगर भाई उसके बहुत जानने वाले हैं, उसके साथ में किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, अगर वो कंप्लेंट करती है तो उसका भी तो एक तरीके से बेइज्जती होगा, है ना। तो उस रेफरेंस में वो नहीं करती 3 महीने तक, लेकिन फिर बाद में उसको समझ आता है नहीं मुझे करना चाहिए, तो यहाँ पे जो लोकल और इंटरनल कमेटी है रीज़न रिकॉर्ड कर सकती है इन राइटिंग में और फिर मैक्सिमम और 3 महीनों का टाइम दे सकती है। यानी जिस दिन इंसिडेंट हुआ है 1 जनवरी का, वो महिला के साथ में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की ऑफेंस होता है 1 जनवरी को, वो 31 मार्च तक नहीं देती है कंप्लेंट, ठीक है, इस रेफरेंस में कि इससे कोई प्रॉब्लम और ना हो, ठीक है, मेरे घर वालों को ना पता लगे, ठीक है, इस रेफरेंस वो नहीं देती 31 मार्च तक, लेकिन बाद में उसको पता लगता है नहीं मुझे देना चाहिए, तो वो उन 3 महीनों के बाद भी कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है। कितना टाइम तक, एक्स्ट्रा 3 months तक, ठीक है, लेकिन लोकल और इंटरनल कमेटी इन राइटिंग में उस रीज़न को रिकॉर्ड करेगी, ये बता रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 2 वेयर द एग्रीड वुमन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज हर लीगल एयर और सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब में मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन।
अगर सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि अगर वुमेन है जो काम कर रही है, अब उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई या मेंटली वो थोड़ा इस तरीके से थोड़ा नहीं ठीक है, तो उसके लीगल एयर भी क्या कहते हैं, वो कंप्लेंट लिख करके दे सकते हैं। बस इतना बोला है। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, कंसिलिएशन। ठीक है, मतलब किस तरीके से जो मैटर है उसको कंसिलिएट किस तरीके से करा जाएगा, समझौता या सारी चीज़ें किस तरीके से सुलह कराई जाएगी, वो चीज़ बता रहा है। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी और एज अ केस में बी द लोकल कमेटी में बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, यानी किसी भी तरह की इंक्वायरी करने से, सेक्शन 11 में जो इंक्वायरी दी हुई है, सेक्शन 11 में जो इंक्वायरी दी हुई है उस इंक्वायरी को करने से पहले इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करेगी, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation। सेक्शन 10 ये बोल रहा है कि सेक्शन 11 में जो इंक्वायरी करनी है कंप्लेंट से रिलेटेड, उस इंक्वायरी को करने से पहले एग्रीव्ड वुमेन के रिक्वेस्ट पर जो लोकल और इंटरनल कमेटी है वो एक कंसिलिएशन सेटल कराएगी उस रेस्पोंडेंट और उस वुमेन, एग्रीव्ड वुमेन के बीच में। कैसे कराएगी, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनिटरी सेटलमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। वो जो भी समझौता या सुलह होगी वो किसी तरह का मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होगा। जैसे ये नहीं माना जाएगा कि ए ने किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था बी के खिलाफ, तो बी ने कंप्लेंट दे दी ए के रेफरेंस में, ए के अगेंस्ट में इंटरनल और लोकल कमेटी में। अब यहाँ पे लोकल और इंटरनल कमेटी किसी तरह के कंसिलिएशन करा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ए और बी के बीच में कंसिलिएशन हो जाए। जो बी वुमेन है अब वो मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं करेगी ए के साथ में, ये बता रहा है। ठीक है, ये नहीं कि उसको वो कहे कि मुझे इतने पैसे दे दो और क्या कहते हैं मैं ये कंप्लेंट वापस ले लूँगी, इस तरीके का चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, वेयर सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 में सेटलमेंट हो जाता है तब the internal committee or a local committee as the case may be shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the district officer to take action as specified in the recommendation। किसी तरह का सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, तो इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी करा देती है सेटलमेंट एग्रीड वुमेन और जो एक्यूज्ड है उसके बीच में, रिस्पोंडेंट के बीच में, और तो जो रिकॉर्डिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भेज दी जाएगी अगर वो लोकल कमेटी ने सेटलमेंट कराया है। अगर इंटरनल कमेटी ने वो सेटलमेंट कराया तो एम्प्लॉयर के पास वो इन्फॉर्मेशन, वो रिकमेंडेशंस भेज दिए जाएंगे। ये बोल रहा है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या बोला, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 टू द एग्रीव्ड वुमेन एंड द रेस्पोंडेंट। जो भी सेटलमेंट हुआ है लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी ने कराया, उसके जो मतलब कागजात होंगे, जो भी कॉपीज़ होंगी, वो दोनों ही लोग को, दोनों पार्टीज़ को दे दिया जाएगा, यानी एग्रीड वुमेन को भी दे दिया जाएगा, रेस्पोंडेंट को भी दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी। सबसेक्शन 1 में कंसिलिएशन हो गया, सेटलमेंट हो गया एग्रीड वुमेन और रेस्पोंडेंट के बीच में, तो अब सेक्शन 11 वाली कार्रवाई नहीं करी जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। ठीक है, सेक्शन 11 आ जाते हैं। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, सेक्शन 11 बोल रहा है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट सब सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो चीज़ें दी हैं उसको सब्जेक्टेड, उसको रखते हुए द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय, जो रिस्पोंडेंट है अगर वो एम्प्लॉय है, प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी। ठीक है, अगर सेक्शन 10 के तहत सेटलमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो 11 में क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय है, जो रिस्पोंडेंट है, अगर वो एम्प्लॉय है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी चालू की जाएगी इनटू द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist in such manner as may be prescribed or in case of a domestic worker the local committee shall if prima facie case exist
forward the complaint to the police within a period of 7 days for registering the case under section 509 of IPC and any other relevant provisions of the said code where applicable. सीधी सी बात बोल रहा है, सेक्शन 10 में कंसिलिएशन या सेटलमेंट नहीं हुआ तो सेक्शन 11 में इंक्वायरी करी जाएगी कंप्लेंट की। अब इंक्वायरी कैसे करी जाएगी? अगर रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय है उस क्या कहते हैं किसी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय, और अगर वहाँ पे सर्विस रूल्स दिए हुए हैं तो उस सर्विस रूल्स के हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर सर्विस रूल्स नहीं दिए हुए हैं तो कार्रवाई क्या होगी? लोकल कंप्लेंट कमेटी वो क्या कहते हैं सर्विस रूल्स नहीं दिए हैं तो वहाँ पे वो मैटर किसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और सेक्शन 509 के हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अगर यही मैटर एक डोमेस्टिक वर्कर का है, उसके रेफरेंस में तो किसी तरह का सर्विस रूल्स है नहीं, तो वहाँ पे मैटर किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? लोकल कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा और वो मैटर विद इन 7 डेज, ठीक है, कंप्लेंट टू द पुलिस विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द रजिस्टरिंग केस अंडर सेक्शन 509 IPC रजिस्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए लिखा हुआ वेयर नो सर्विस रूल्स एग्जिस्टेड देन कमेटी लोकल कमेटी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस वेयर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्टेड एंड पुलिस रजिस्टर केस विद इन 7 डेज। ठीक है, 7 दिनों के भीतर में पाया जाता है एक प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट लग रहा है कि क्या कहते हैं उस रेस्पोंडेंट के खिलाफ, या अगर डोमेस्टिक वर्कर के अगेंस्ट में किसी तरह का मामला हो तो लोकल कमेटी वो फॉरवर्ड कर देगी केस 7 दिनों के भीतर पुलिस को और केस रजिस्टर हो जाएगा 509 IPC में। 7 दिनों के भीतर केस रजिस्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात बोल रहा है बस। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब आप लोग ध्यान रखिएगा 509 है तो BNS में ढूंढ लीजिएगा कौन सा सेक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। Provided that where the aggrieved woman informs the internal committee or the local committee as the case may be at any term or condition of the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied with the respondent, the internal committee or the local committee shall proceed to make an inquiry into complaint or as case may be forward the complaint to the police। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब जो वुमेन है, एग्रीव वुमेन है, उसने इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी को इन्फॉर्म किया जैसे भी केस किसी भी केस में, ठीक है, दैट एनी टर्म कंडीशन सेटलमेंट अराइव्ड। अब सेक्शन 10 में सेटलमेंट हो गया था लेकिन वो कंप्लाई नहीं करी गई उस रेस्पोंडेंट ने जिसने वो सेटलमेंट किया था, सेटलमेंट हुआ था एग्रीव वुमेन और रेस्पोंडेंट के बीच में, वो सेटलमेंट आगे प्रोसीड फर्दर हुआ ही नहीं। ठीक है, तब क्या होगा? तो लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी क्या करेगी? इंक्वायरी स्टार्ट कर देगी कंप्लेन में। इतना सा बात बोला है। ठीक है, अगर वो सेटलमेंट प्रोसीड नहीं किया गया, सेटलमेंट को सही से नहीं कैरी फॉरवर्ड किया गया या सेटलमेंट हुआ ही नहीं माना जाएगा, तब प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉयज द पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड and a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the finding before the committee। ये प्रोविजन क्या बोलता है भाई? हर एक्यूज को भी अपनी बात कहने का अधिकार है ना, वो मैक्सिमम ऑडी ऑल्टम पार्टम। अब भाई अगर दोनों ही लोग एम्प्लॉय हैं, यानी जो एग्रीव वुमेन है और जो रेस्पोंडेंट है, अगर वो दोनों ही पार्टीज एम्प्लॉय हैं किसी वर्क प्लेस पे, तब क्या हो? दोनों को ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुना जाएगा, दोनों को ही सुना जाएगा। ठीक है, और जो फाइंडिंग्स निकलेगी उन दोनों की कॉपी उन दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज़ को दी जाएंगी और देखा जाएगा कमेटी क्या फाइंडिंग्स निकालती है। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 509। सेक्शन 509 IPC में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है। The court may, when the respondent is convicted of the offence, order payment of such sums as it may consider appropriate to the aggrieved woman by the respondent having regard to the provisions of section 15। क्या बोला? Notwithstanding anything contained in section 509 IPC। 509 IPC में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है। जो कोर्ट है, कोर्ट पाती कि रेस्पोंडेंट को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो कोर्ट कहेगी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो जो एप्रोप्रिएट है
वो उस एग्रीड वुमेन को रिस्पोंडेंट दे देगा, ठीक है, लेकिन विथ सब्जेक्टेड टू सेक्शन 15, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। सबसेक्शन 3 क्या बोला? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द, अब इंक्वायरी कैसे करी जाएगी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस मे बी shall have the same powers as are vested in a civil court, the code of civil procedure, when trying a suit in respect of following matters namely। यानी बोल रहा है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास किस तरीके की पावर होगी? सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर हैं, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा जो भी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं एक सिविल कोर्ट को, वो सारी पावर्स होंगी। सारी पावर्स में से कौन सी, ये देख लीजिए कौन कौन सी हैं। क्लॉजेज समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है, किसी पर्सन को एग्जामिन किया जा सकता है ओथ पे, सम्मन किया जा सकता है। बी रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लॉज सी एनी अदर मैटर विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सबसेक्शन 4 क्या बोला? द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेक्शन 11 की इंक्वायरी कितने दिनों में ख़त्म कर दी जाएगी? 90 दिनों में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन।